Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर इसके एडिटोरियल और ओपिनियन का जो है एनालिसिस किया जा रहा था विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ये सीरीज कंटिन्यू थी जनाब। तो आज टू डे है 8th ऑफ दिसंबर 2023। क्या है आज के डॉन न्यूज़पेपर के अंदर? तीन फर्स्ट होंगे एडिटोरियल 1 2 3, देन वी मूव फॉरवर्ड। चार होंगे आपके ओपिनियन 4 5 6 और 7 एंड इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इनको अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है देखा जाए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ना ये इससे ज़्यादा बेनिफिट्स आप हासिल कर सकें। पीडीएफ लिंक जो है इस न्यूज़पेपर का, टुडे न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का ये जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। साथ ही जो है इस चैनल जो है व्हाट्सएप चैनल उसका लिंक भी होगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 चैप्टर इसके बना दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। टाइमिंग के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया जाएगा 3 एडिटोरियल्स में और 4 ओपिनियंस के अंदर। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो जी बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या बताना क्या है। एक तो ये कि ये वाले लेक्चर्स से आपने क्या कुछ सीखा, अच्छा लगा, और दूसरा ये है कि आप कोई भी चीज़ चाहते हैं स्पेशली कि जो आपको समझ नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं। और कुछ और भी जैसे बच्चों ने बताया है कईयों ने कि सर ये वाले मैगजीन्स करें, ये करें, जो आप वो देते जाएं हम उनको नोट डाउन करते जाते हैं उन चीज़ों को, और विद पैसेज ऑफ टाइम हम इनको इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। ये सी जो है ये स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर जो रनिंग कंटिन्यू जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं वो हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये सारे डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एंड दीज आर करंट इश्यूज जो रनिंग है पाकिस्तान के अंदर। ये भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए जा चुके हैं इन डिफरेंट डिमेंशंस। सो जी फर्स्ट हमारा जो आज का है एडिटोरियल, प्राइवेटाइजिंग एसओईज। एसओईज स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। हर वो इंटरप्राइजेस, हर वो बिजनेस, वो कारोबार जो गवर्नमेंट के अंडर होता है, जो स्टेट के अंदर होता है, तो इनकी प्राइवेटाइजेशन करना। क्यों प्राइवेटाइजेशन करना? क्योंकि बाज ऐसी जो है इंटरप्राइजेज हैं, ऐसे कारोबार हैं जहां से नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। और कारोबार आपको पता है बिजनेस जो भी इंसान करता है या कोई गवर्नमेंट करती है वो करती है बेनिफिट्स लेने के लिए। हाँ कुछ होती हैं जो सर्विसेज होती हैं, उनको आप वो एक अलग कैटेगरी है, वो आप सर्विसेज देने के लिए वो जो है ना इस्तेमाल करते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है। लेकिन कुछ काम ऐसे कि गवर्नमेंट करती है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन बाज़ औक़ात अगर वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो वो लॉस में जा रहा है। तो कहता है ऐसी सारी जो भी स्टेट और इंटरप्राइजेज हैं जो लॉस कर रही हैं जो इकोनॉमी का, जिनके ऊपर पैसे लग रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं दे रही, तो उनको प्राइवेटाइज कर दो ताकि इकोनॉमी के ऊपर से बर्डन जो है वो हट जाए। तो मेन टॉपिक आपका रहेगा इकोनॉमी, ठीक हो गया। और इकोनॉमी के अंदर जाकर हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन भी किसकी? स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की। और इस एडिटोरियल के अंदर वो बात कर रहा है रोजवेल्ट होटल की जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है और ये पीएए की प्रॉपर्टी है। अब अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर सुना हो तो उसमें जो फर्स्ट ओपिनियन था जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिखा था, उन्होंने बड़ी डिटेल में पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवे, इन तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं बड़ा डीपली इनको एनालिसिस किया था विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कितना नुकसान हर साल हो रहा है और पिछले 10 सालों में इन लोगों इन की वजह से कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और क्या ये सही हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। और उसने फाइनली ये कहा था कि भाई ये सही होने वाले नहीं है, आप बेहतर ये है कि इनको प्राइवेटाइज कर दो ताकि इकोनॉमी के ऊपर से बर्डन कम हो जाए। और अगर किसी बच्चे ने ये सुना है तो उसको तो बिल्कुल ये एडिटोरियल पहले ही क्लियर है, ठीक है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ये नहीं सुना तो लिहाजा प्रीवियस लेक्चर आप लोग सुन लें, खास तौर पर जो फर्स्ट ओपिनियन है जो मिफ्ताई इस्माइल साहब ने लिखा है जो कि पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इसके अंदर भी वो यही बात करेगा पीआईए की, पाकिस्तान स्टील मिल की। तो वो कहता है ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है 1919 से चल रहा है, यानी कि तकरीबन 30-32 साल इसको हो गए हैं।
कि कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर दें लेकिन कर नहीं रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ वो ये भी बताता है कि कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन को देख लें आप, बैंकिंग को देख लें, जब से इनको प्राइवेटाइज किया है तो ये सक्सेस में रही है। जैसे कि जो आपकी थी ये वाली पीटीसीएल, अब आप खुद ही देख लें पहले जो पीटीसीएल थी और अब की पीटीसीएल में कितना आज जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले ये भी लॉस में थी, जब से आप इनको प्राइवेटाइज किया तो यही प्रॉफिट में भी चली गई है। तो वो कहता है ये प्रोग्रेस भी हुई है, तो लिहाजा इनके ऊपर भी क्या करो, नेट शेल वो ये कहता है कि भाई इनको कर दो प्राइवेटाइज, ठीक है, ताकि जो है इकोनॉमी के ऊपर से बर्डन कम हो जाए। तो ये मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट जो है ये सारा क्रक्स है कल वाले आपके ओपिनियन का भी और आज वाली एडिटोरियल का भी, आपके पेपर पर्सपेक्टिव में मैंने इसको लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस कैन बी हेल्पफुल टू स्ट्रेंथन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन कर देना, खास तौर पर वो जो क्या कर रही हैं, लॉसेस कर रही हैं, उनकी कर देना स्टेट ओनर एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। जैसे लॉस ऑफ रिसोर्सेज कैन बी स्टॉप बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल एंड पाकिस्तान रेलवे। तो आगे आप इसको अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे में भी लिख सकते हैं कि ऐसी इंटेंटिस, ऐसी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो कि रिसोर्सेज को जाया कर रही हैं या जिनसे प्रॉफिट नहीं आ रहा, उनको प्राइवेटाइज कर दें ताकि जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाए पाकिस्तान की। और ये एक सोल्यूशन भी है और एक बहुत अच्छी बात भी है। तो आप इसको ऐसे में भी लिख सकते हैं, करंट अफेयर में भी लिखते हैं, कहीं में भी इकोनॉमी बेहतर करने की सजेशन आपसे पूछी जाए, यू कैन फिट दिस वन। कहीं में भी आपसे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स पूछी जाए, यू कैन फिट दिस वन। ये वाली है भाई, ये इशू है, ठीक है। आगे फिर वो 3 क्वेश्चन करता है रोजवेल्ट होटल को लेके, अपना एडिटोरियल यहाँ से वो शुरू करता है। कहते हैं कि क्या, अब ये कह रहे हैं कि जो रोजवेल्ट होटल है ना न्यूयॉर्क के अंदर, इसको डिमोलिश करके दोबारा से क्या किया जाए, इसको बिल्डअप कर दिया जाए, ठीक है। तो कहता है ये जो वन ऑफ द 8 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एयरलाइन, जो पाकिस्तान एयरलाइन है उसकी, ये वाला जो रोजवेल्ट होटल है ना, ये एक प्रॉपर्टी है उन 8 प्रॉपर्टीज में से जो पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है ना। तो अब कहता है इसको कह रहे हैं कि इसको क्या करें, डिमोलिश करें और दोबारा बना रहे हैं। तो कहता है इससे क्या होगा, ठीक है ना, ये काम गया तो इससे क्या होगा। आगे वो कहता है दूसरी बात ये है कि जो लॉसेस हो रहे हैं पीआई से, पीआई को, क्या वो इसी तरह होते रहेंगे, ठीक हो गया। और आगे वो प्लान के बारे में आता है, क्या इसमें कोई बिजनेस सेंस है जो आप इसको कह रहे हैं कि इसको सारे के सारे को डिमोलिश करके और दोबारा बना दिया जाए, इसमें कोई बिजनेस सेंस भी है, इससे कोई प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन से वो अपना एडिटोरियल जो है वो शुरू करता है और देन वो मूव कर देता है रोजवेल्ट होटल की तरफ और आपको बताता है कि डिटेल, कहता है, क्या कहता है, कहता है इसका जो प्लान है ना अभी तक वो डिटेल जो है प्लान नहीं है, अभी स्केची प्लान है कि इसको जो है स्केचेस के अंदर है कि इसको क्या कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए और इसके बाद इसको दोबारा से बिल्ड कर दिया जाए। तो कहता है इसलिए जब प्लान ही अभी क्लियर नहीं है तो हम कैसे एवेल्यूएट कर लें इसके ऑब्जेक्टिव्स को, कि क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन कहता है अगर इस होटल की हिस्ट्री को देखा जाए ना तो पैसे जाया ही हुए हैं, इससे कोई सेंस ऑफ बिजनेस नहीं बनती, कि पूरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर पैसे हमेशा जाया ही होते रहे हैं, यानी कि कमाई शमाई यहाँ कोई कुछ नहीं हुई इस होटल से, इसलिए नो सेंस ऑफ बिजनेस। तो अब दोबारा से अगर आप इसको तोड़ के दोबारा बनाते हैं तो कोई सेंस ऑफ बिजनेस नहीं बनती, कोई भी ऐसा कारोबार नहीं करता। करंटली आपका स्टेटस आपको बताता है कि करंटली क्या है। अभी जो है न्यूयॉर्क सिटी जो गवर्नमेंट है उसको दिया होगा 3 साल के लिए रेंट के ऊपर और 220 मिलियन रुपीज के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन से हैं, इमिग्रेंट्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। और कहता है कि इस सेंचुरी, ये जो 1 सेंचुरी से ज्यादा पुराना होटल है, इससे क्या हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं कोविड-19 के बाद भी, और इसको बंद भी कर दिया गया था। फिर वो आगे कहता है कि अब की बात करता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ये कहती है ना किसी स्टेट और इंटरप्राइजेज को क्या कर दिया जाओ, सेल कर दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि लोग आ जाते हैं, रिफॉर्म्स एजेंडा जो होता है उसके खिलाफ खिलाफ बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या होती है, कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाती कि जिससे जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मिल सके। तो वो वही की वही बातें रह जाती हैं और यही बात है कि 1990 से काम चल रहा है, अभी तक कोई भी जो है उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं की गई किसकी। फिर वो आगे वही पुरानी बात करता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के जो
काम था इसको बैंकिंग के अंदर और अगर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देखा जाए तो सक्सेस मिली है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर उसको सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वहां पर भी जो पैसे हैं ज़ाया हो रहे थे पिछले 7 साल से, जब से ये क्या है शट डाउन हुई पड़ी है। और आपने लास्ट टाइम जो ओपिनियन जो था उसमें हमने डिस्कस ये भी किया था, पाकिस्तान स्टील मिल तो शट डाउन हो चुकी है लेकिन इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी भी सैलरी दी जा रही है। फिर आगे पीएए की बात करता है कि इसके जो लॉसेज हैं वो ₹717 बिलियन है, ठीक हो गया। और अब वो फाइनली ये कहता है कि बात ये है कि जनाब इसको कर दो प्राइवेटाइजेशन, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे तो इन सबको जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान कर रही हैं इकोनॉमी का, उनको क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, यही हल है। सो दैट इज इन द फर्स्ट वन। ये जो आपका सेकंड एडिटोरियल है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, मेन आपका टॉपिक इकोनॉमी रहेगा। सेकंड आ जाएगा आपका फाइलिंग रिटर्न, इसके अंदर वो बेसिकली ये डिस्कस करता है कि एफबीआर के जो अपने एम्प्लॉयज है ना वो तो फाइल नहीं कर रहे रिटर्न जो हैं इनकम टैक्स के। जो आम आदमी है उसको तो बड़ा ये यानी कि उसके ऊपर सख्ती की जा रही है, लेकिन एफबीआर के अपने एम्प्लॉयज वो नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर उसने लिखा है। तो फर्स्ट आप देख लें कि ये फाइलिंग रिटर्न बेसिकली है क्या, टैक्स रिटर्न कह लें या फाइल करना रिटर्न्स का। तो इसका मैं अगर सादा ज़ुबान में आपको बताऊं ना तो ये होता है कि जस्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि डेट रिपोर्ट्स इनकम, जो ये बताती है कि इस बंदे ने इस साल में कितने पैसे कमाए, ठीक है ना, और इसके अखराजात कितने थे, और द अमाउंट ऑफ टैक्स एन इंडिविजुअल ऑन एंटिटी इज लायबल टू पे, कितना पैसा इसने कमाया है और कितने के ऊपर इसका कितना टैक्स बनता है और कितना इसने पे करना है, दैट्स इट। और इसका जो मेन पर्पस होता है ना फाइलिंग का वो यही होता है कि 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद जो है एक बंदा बताए कि जना मैंने इतने पैसे कमाए हैं और इतना मेरा खर्चा है और ये सारी चीज़ें हैं और मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो भी जो है वो बताए अपना सारे का सारा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी शुरू हो जाएगी, पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा बंदा कितने पैसे कमा रहा है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब इसका जो मैंने मेन रखा है इसको बता देता हूं कि ये काम जो है फाइलिंग टैक्स को अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव में लूं, ठीक है ना, अगर तो इसको मैं पेपर पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो वहां पर हमें कैसे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एडिटोरियल कैसे हम फिट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कल्चर ऑफ फाइलिंग टैक्स कैन स्ट्रेंथन इकोनॉमी, कैसे इससे डॉक्यूमेंट इकोनॉमी हमारी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, इससे टैक्स कलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, इससे जो करप्शन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं और ये सारे काम कैसे हो सकते हैं जब आपके फाइलिंग टैक्स जो है ना उसका कल्चर आपकी कंट्री में प्रमोट होगा। तो ठीक हो गया, तो इस तरह से आप इसको अपने पेपर में जो है वो इस रेफरेंस में इसको आप लेके जाके लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम अब एडिटोरियल की तरफ कि एडिटोरियल वाला क्या कहता है। वो कहता है कि रिपोर्ट इसी पेपर ने पब्लिश की थी जिसमें इसने बताया था तकरीबन 10,000 ऑफिसर हैं बीआर के जिन्होंने इनकम टैक्स जो है वो अभी तक रिटर्न्स जो है वो फाइल ही नहीं किए पिछले 2 साल से। और कहता है स्पेशली जो बिलो 17 ग्रेड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और कहते हैं कि अगर इसको देखा जाए क्रॉस द कंट्री तो ये 60 to 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किए फाइल। तो कहते हैं अब अगर हम देखें तो ये एफबीआर की क्या है मॉरल ड्यूटी है कि एफबीआर के जो एम्प्लॉय हैं उनको एक तो अच्छी खासी डेडलाइन दी गई कि वो जो है फाइल करें, यानी कि उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, स्पेशल प्रिविलेजेस दे दी गई बाय द कंट्री चीफ टैक्स, जो भी एफबीआर का चीफ है उसने उन जो एफबीआर के एम्प्लॉयज हैं उनको दूसरों से ज्यादा टाइम दे दिया कि आप लोग अपने फाइल इनकम टैक्स जो है ना रिटर्न फाइल करें, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने नहीं किया। दूसरी तरफ वो कहता है जब एक ऑर्डिनरी सिटीजन के बारे में ये है कि अगर वो नहीं करता तो उसको ये बताया जाता है कि आपका जो यूटिलिटी कनेक्शंस हैं वो भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे, आपकी फोन सर्विसेज जैसे कि आपके सिम कार्ड्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की उसको धमकियां लगाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो एफबीआर के हैं जिनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका काम ही है, वो उनके अपने एम्प्लॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो फाइल ही नहीं कर रहे। और ये क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह होती है। वो कहता है बेसिकली ये होता है कि जो नहीं करते इस चीज को तो उनको क्या है डिस इंसेंटिव्स जो फॉर नॉन कंप्लायंस आर वेरी टू लो, यानी कि जो बंदा नहीं करता क्या होता है उससे कुछ भी नहीं होता,
उसको कोई सजा ही नहीं दी जाती। तो इसलिए जो है ना, ज्यादातर जो पोटेंशियल फाइलर्स हैं वो इस चीज को ज्यादा सीरियस लेते ही नहीं है। हो गया फाइल तो हो गया, नहीं हुआ तो खैर सल्ला, ठीक है ना। तो क्योंकि इसकी सजा जजा का इतना नहीं है ना, इस वजह से नहीं लेते। और आगे कहता है कि अब करना क्या है, कंसल्टेड एफर्ट्स देयर फॉर नीड्स, कंसल्टेड एफर्ट्स चाहिए। उसके अंदर क्या है कि पहले तो लोगों को जो है नेशनल लेवल के ऊपर इससे फेमिलियर जो लोग हैं उनको बताया जाए कि फाइलिंग टैक्स जो रिटर्न करने का प्रोसेस क्या है, और उनकी जो मिसकंसेप्शन है ना उसको दूर किया जाए। अब मिसकंसेप्शन क्या है, वो एक आम इंसान के जहन में भी आता है कि अगर मैं ये जो बताता हूँ कि इतने पैसे मैं कमाता हूँ, कहाँ से कमाता हूँ, तो कल को गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेगी, मेरे से हिसाब तक लेगी, और मैं फिर अच्छे खासे रफड़ में फंस जाऊंगा। तो इसलिए जो है एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, वो क्या करते हैं, वो इस चीज को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। और वैसे मैं अगर बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन कहूँ ना, तो ये वैसे है तो रियलिटी ही है, फंस ही जाता है बंदा। लेकिन बेबुकिश जो पेपर पर्सपेक्टिव में आप रहें तो उसके में आपने यही लिखना है कि ये जो मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव कर दिया जाए, लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग टैक्स फाइल करने में, ठीक हो गया। और फिर आगे इसका जो प्रोसेस है ना उसको कहता है कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए, और उसको इतना सिंपल कर दिया जाए ना कि जो सिटीजन हैं वो कहें फाइल देयर टैक्स इंडिपेंडेंटली, वो खुद से इंडिपेंडेंटली जो अपने रिटर्न्स फाइल कर सकें। और अब देखें ना, लोगों अक्सर लोग हैं उनको वकाला के लॉयर्स के पास जाना पड़ता है, उनको वो पे करते हैं। क्यों कि अगर मैं कोई ऐसी चीज लिख दूंगा जो टैक्स जिसके ऊपर लगता है तो मेरे को तो टैक्स लग जाएगा। तो लोग फिर वकील के पास जाते हैं, वकील क्या करता है कि उन चीजों को ऊपर नीचे करके उतना ही बताता है जितने के ऊपर टैक्स ना लगे, टैक्स जीरो जीरो रहे। फाइलर भी है लेकिन टैक्स भी जीरो जीरो है। तो इस तरह की वो फिर काम करता है। तो ये था जी आपका दूसरा एडिटोरियल। नो वी मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड एडिटोरियल, कॉस्ट ऑफ नेग्लिजेंस। इसके अंदर वो कराची की बात करता है, वहां पर एक फायर ट्रेजेडी हुई है, ठीक है ना। और इससे पहले कहता है आरजे माल के अंदर भी हुई थी, और साथ में वो कह रहा था कि मैयर्स क्या लेने चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर जो फायर के बारे में ये जो आग लग जाती है ना अपना प्लाजों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर, तो इसके काफी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं। तो उसके ऊपर इसने ये लिखा है। वो कहता है कि कराची के अंदर 6 स्टोरी जो एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। अब ये देखें ना यहाँ पे STOREY, ये स्टोरी आपकी बिल्डिंग, लेकिन दूसरी स्टोरी STORY होता है स्टोरी, जिसको आप कहानी कहते हैं। तो ये प्योर वर्ड्स में भी आपसे पूछा जा सकता है आपके प्रेसी के पेपर के अंदर। तो कहता है कि 6 स्टोरी जो कमर्शियल कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी कराची के अंदर, वहां पर क्या होता है, आग लग जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, 4 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है, कई इंजर्ड हो जाते हैं, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। और इसी तरह का आरजे माल फायर इंसिडेंट थोड़े दिन पहले वो भी कहता हुआ है। तो कहता है इस तरह के इंसिडेंट्स को लेकर अब जो है क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं अबाउट द प्रिपेयर्डनेस फॉर सच इमरजेंसीज। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब इस तरह का वाकया होता है कि वहां पर फायर ब्रिगेड जो है ना वो टाइम पर नहीं पहुंचती, काफी नुकसान हो जाता है। तो कहता है इसके ऊपर अब क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं कि किस क्या इमरजेंसी के लिए क्या तैयारी करके रखी हुई है। फिर वो कहता है कि सीएम साहब जो हैं उन्होंने इंक्वायरी दे दी है आरजे माल, कहता है ऑर्डर किया उनको इंक्वायरी का, लेकिन साथ ही कहता है आरजे माल की इंक्वायरी का भी तो ऑर्डर किया हुआ है, वो अंडरवे है, उससे तो कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, तो इसको भी इंक्वायरी में भेज दें हम लोग, बस ठीक है। आगे जी, आगे वो कहते हैं अब होना क्या चाहिए, कहता है सिटीजन नीड प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले तो सिटीजन्स को खुद जो है ना एक ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे इस तरह के मामला ना हो, क्योंकि नुकसान तो फिर सिटीजन का ही होता है ना। तो पहले तो उनको इस चीज की हिफाजत करनी चाहिए जब बिल्डिंग बनाते हैं खास तौर पर। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट मूव टू इनिशिएट अ फायर सेफ्टी एडिट इन कमर्शियल बिल्डिंग्स इन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। कहता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर अब जो गवर्नमेंट ने ना उसने एक इनिशिएटिव लिया फायर सेफ्टी ऑडिट, कि वो अब चेक करेंगी कि जो फायर सेफ्टी का वर्क किया हुआ है जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी या नहीं, उसको अच्छे तरीके से चेकआउट किया जाएगा। आगे वो कहता है बट इट नीड्स टू बी अ सिटी वाइड, इसको पूरी सिटी के अंदर होना चाहिए। कंटिन्यूस एफर्ट्स इंश्योरिंग ऑल बिल्डिंग्स कंप्लाई विद ये देखना कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो सिटीज के अंदर हैं वो सारी जो है सेफ्टी ऑडिट उनका होना चाहिए, फायर सेफ्टी ऑडिट। और साथ में वो कहता है कि अब ये टाइम है द सिटी डेवलप्ड अ मोर इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म एंड इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस। ये वर्डिंग मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़ाहिर है फिर यही चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ना, आपको इसी तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो कहता है अब जो टाइम आ चुका है कि सिटी को पूरी को चाहिए
तो वो एक इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है उस मैकेनिज्म जो है उसको एक तो बनाए, और दूसरा जो है इन्फोर्स करे फायर सेफ्टी रेगुलेशंस को, इन दोनों चीज़ों को। अब होता क्या है, जब कभी कहीं पे खुदा ना खास्ता आग लग जाती है ना, तो जहाँ पर अगर फायर वाले आ जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं, दूसरे साथ में रेस्क्यू वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आ गए जी, तो दो तीन फिर साथ में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाले सीडीसी साहब आ गए, तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है। चलो सीडीसी तो देख रहा होता है ना। अब ये है कि वहां पर अब आग, कोई कह रहा है आग बुझानी है, कोई कह रहा है जी अच्छा रेस्क्यू वाले कहते हैं जो बंदों को वो कैसे बाहर निकालें, पुलिस वाले और दे। तो होना ये चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट्स का एक ना प्रोसीजर, प्रॉपर एसओपी होनी चाहिए कि जब कहीं पर जहां पर आग लगेगी तो पहले क्या करना है, सेकंडली क्या करना है, थर्डली क्या करना है। तो ये एक प्रॉपर, वो कहता है कि एक रिस्पॉन्स जो है ना, एक मैकेनिज्म जो है ना उसको बना लें आप लोग। तो ये था आज के आपके थर्ड ओपिनियन के, जो थर्ड एडिटोरियल आपका। ले जी, नो वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एडिट ओपिनियंस। असल में आई वॉज नॉट इन लाहौर, सो मैं कहीं गया हुआ था किसी सफ़र पर, तो डैट्स वाई थकावट भी बहुत थी, तो कोशिश करें एडजस्ट करें। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा लर्न कर रहे हैं चीज़ों को इजीली, आप कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा इजी करके आपको बता सकें उतना आपको बता दें। और दूसरी बात ये होती है कि देखें, आपकी मेच्योरिटी होनी चाहिए आइडियाज़ के अंदर, बस दैट इज़ इनफ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब ये हो जाती है ना, तो फिर दूसरा स्टेप मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, एक चीज़ ये दूसरी है आपकी राइटिंग स्किल। बस ये दो चीज़ें हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डन। राइटिंग स्किल्स में जैसे अब ऐसे है, तो ऐसे में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, राइटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि कैसे आप अपने आइडियाज़ को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे कभी भी नहीं आएगा। जितना मर्जी सुनते रहें, पढ़ते रहें, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे के लिए लिखते रहें। लिखना क्या है अब, ये अब आपकी मेच्योरिटी है कि अब आप क्या लिखते हैं। डिफरेंट लिखते हैं, जो उसने पूछा है वही लिखते हैं, या जो उसने नहीं पूछा वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं। एक स्टेटमेंट है, उसको डी कोड करना है, जस्ट उसकी एक डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन उसने क्या पूछी है, और फिर उस डायरेक्शन में आपने लिखना शुरू कर देना है इन अ, यानी कि एक अच्छी लैंग्वेज के अंदर, और आप कैसे पास हो जाएगा। सो दैट इज द कोड फॉर द टू पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलें जी, अब हम चलते हैं ओपिनियंस की तरफ। तो जी, ओपिनियन है जी मैथमेटिक्स एंड साइंस। अच्छा, ओपिनियन डिस्कस करने से पहले ना, मैं एक दो चीज़ें जो हैं कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने मुझे बताई थी, और मैं बड़ा खुश भी इससे हुआ था। अच्छी बात है, बतानी चाहिए। बात का तो होता है कि मैं ना डिस्कस कर रहा होता हूँ कोई ओपिनियन वगैरह, तो एक ना रैंडमली मेरे जहन में कोई चीज़ें आ जाती हैं जो उससे लिंक कर रही होती हैं, तो मैं वो साथ में बता देता हूँ। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर या किसी चीज़ को लेकर बात पर आपके जहन में कुछ होता है, लेकिन आप बोल कुछ देते हैं, ठीक है। तो एक दो चीज़ें थी, जैसे रिचर्ड निक्सन का हमने जिक्र किया पिछले अपने जो है ओपिनियन के अंदर, और मैंने बता दिया ये 38th जो थे आई थिंक सो प्रेसिडेंट से, तो ये है जी 37th प्रेसिडेंट, ठीक है। एक चीज़ तो ये थी, ये 37th प्रेसिडेंट है, मैंने कहा था शायद 38th है, ठीक है। क्योंकि हर वक्त आपको पता है हर चीज़ बंदे को याद भी नहीं रहती, ऐसे ही इंसान बिंग ह्यूमन बिंग आर्यर तो होता है। दूसरा था जी उसामा बिन लादेन की, मैंने एग्जाम्पल दी थी कि उसको जो है पकड़ा गया, वो कोई हम लोग एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे जो था मूवीज के हवाले से था ना, तो उनको पकड़ा गया, तो मैंने कहा कि क्वेटा में, लेकिन ये था एबटाबाद एबटाबाद से जी इसको क्या किया गया था, रेड करके पकड़ा गया था। तो ये भी अच्छा है, आप लोग सुने समझें, और अगर कभी आपको लगे कि कुछ कहीं पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है टिल डेथ, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी मुझे जिन स्टूडेंट्स ने बताई। तो जी आगे चलते हैं जी, आपका जो है ओपिनियन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो जी पहले इसको डिस्कस करने से पहले बेहतर है कि मैं आपको पहले क्या कर दूं, इसका क्रक्स बता दूं। तो ये एक स्लाइड के अंदर मैंने कोशिश की है कि इसका जो है ना क्रक्स जो है उसको मैं खत इकट्ठा कर दूं, मोटे मोटे पॉइंट्स। कहता वो क्या है, वो कहता है कि जनाब मैथमेटिक्स और जो साइंस है ना, ये प्रोग्रेस है। पाकिस्तान या किसी मुल्क की तरक्की करने का एक रास्ता है, एक प्रोग्रेस है, वे टू प्रोग्रेस है। क्योंकि आपको पता है
जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो हो रही है प्रोग्रेस, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की वजह से हो रही है। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो है रिजल्टेंटली क्या हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोग्रेस हो रही है। तो कहते हैं कई एफर्ट्स की जा रही हैं, जैसे सेमिनार, साइंस मेलाज, ऑर्गेनाइजेशन, STEM, इसमें वो कहता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। और साथ साथ डिजिटल मीडिया के ऊपर भी कोशिश की जा रही है, ब्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, ऑडियो एंड वीडियो चैनल्स बने हुए हैं, जहां पर क्या किया जा रहा है, मैथमेटिक्स और साइंस को क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, दुनिया सीख भी रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि आगे जाकर जो है, इससे बाद जो नेक्स्ट फेज लेवल पे जब बच्चे आते हैं, तो फिर जो है ना, ये चीजें जो हैं, साइंस एजुकेशन जो है वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो वहां पर फिर क्या है, गवर्नमेंट की जो है सपोर्ट जरूरी है अगले लेवल के ऊपर। अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी, थ्रू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब प्राइवेट सेक्टर भी करवा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव फिर पड़ जाता है ना। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कहता है वो एक वे है जहां से गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन कहता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक सेक्टर की रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम्स हैं, और जहां पर अगर रिसोर्सेज की नहीं है तो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। जैसे VC साहब को अपॉइंट करना, लेक्चरर्स को अपॉइंट करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, फिर और दूसरे काम करना, तो ये एक प्रॉब्लम तो वहां पे चल रही है। फिर वो कहता है कि ये चलो ठीक है, ये भी कुछ हद तक रिजोल्व हो ही जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे वो कहता है कि बच्चों ने ग्रेजुएशन भी कर ली, थोड़ा बहुत और भी पढ़ लिया, तो अब जो है उनसे फायदा हासिल करने का टाइम आ चुका, जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ा है। तो जाहिर है अब वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो फिर ही वो मुल्क को कुछ नई चीज बना के देंगे। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर आगे काम खराब हो जाता है। अब यहाँ पर काम कैसे खराब होता है, कहता है कि अब पाकिस्तान की बात करता है कि यहाँ पर जो मिलिट्री है ना पाकिस्तान की, उसने टेक ओवर किया हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी की डोमेन को भी। जो साइंस और टेक्नोलॉजी की डोमेन है, उसको किसने टेक ओवर किया हुआ है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने। ठीक हो गया, तो उसकी वो फिर एग्जांपल्स देता है। कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान न्यूक्लियर मिशन को ले लें, तो एटॉमिक मिशन ऑफ पाकिस्तान उनके अंडर आ जाता है। तो फिर क्या है कि किसी आम जो साइंटिस्ट है फॉर एग्जांपल, वो क्या करेगा, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर लेगा, दो चार रिसर्च पेपर लिख लेगा, लेकिन जब उसने कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा तो उससे जरूरत होगी फंडिंग की, पैसों की। और फंडिंग किसके पास है, लार्ज स्केल फंडिंग जो है वो बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट। अब जैसे न्यूक्लियर में अगर किसी ने करनी है कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट, तो अल्टीमेटली उसको फंडिंग चाहिए होगी। तो न्यूक्लियर की फंडिंग सिक्योरिटी के पास, स्टैब्लिशमेंट के पास है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मिशन उनके अंडर है। ठीक है, फिर वो स्पार्को की बात करता है कि ये भी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के अंदर है, तो यहाँ पर भी आप कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आपको कोई ड्रोन भी उड़ाना है ना, तो आप मैपिंग वगैरह करने के लिए तो आपको उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को। मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी लेंस है ना पाकिस्तान के अंदर, तो हर डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी लेंस से देखा जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है, प्रोग्रेस नहीं होती। साइंस वो टेक्नोलॉजी है जैसे, तो ये वाले सब्जेक्ट्स भी, ये सारी की सारी ऊपर वाली मेहनत से मैक्सिमम बेनिफिट फिर हासिल नहीं होता, क्योंकि ये कंट्रोल्ड है। आगे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होने हैं, जहाँ पे प्रोग्रेस होनी है, कंट्रोल किसके हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के। और मिलिट्री अल्टीमेटली जो है उसको हर चीज को सिक्योरिटी की लेंस से जो है वो देखती है। तो कहता है फाइनली अब क्या करना, क्या है, कहता है अब यही है, अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, तो फिर क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मिलेगी तो प्रोग्रेस होगी। फ्रीडम ऑफ थॉट चाहिए और फ्रीडम ऑफ वर्क चाहिए, ये दो काम होंगे तो पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रोग्रेस होगी। वरना फिर जैसे बैठे हैं बैठे रहो सारे। ले जी, ये था इसका आपका क्या, टुडे जो फर्स्ट ओपिनियन था उसका क्रक्स। तो इसमें अगर आप इसको पेपर पर्सपेक्टिव में देखें, लिखना चाहें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जनाबी अली, अब देखें ना, इंडिया जा चुका है स्पेस में, आपके सामने वो गया है चंद्रयान उनका 3। साउथ पोल जो है मून का, वहां पर वो उतरा भी है, एक्सप्लोरेशन वो कर रहे हैं, स्पेस रेस शुरू है।
और तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब पाकिस्तान में अगर इसी तरह से जो है सिक्योरिटी का जो लेंस है वो किसी को कुछ नहीं करने देगा, तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान तो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा ना मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर। और सॉरी टू से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपका जो है ना ओपिनियन जो है वो डिस्कस करता हूँ डिटेल के अंदर। ये देखें जी, ये मैंने कंपैरिजन भी लिखा है, अपना दिखाया है पाकिस्तान मिलिट्री प्रॉब्लम स्पेस रिसर्च के अंदर। यहाँ पर आपको ये है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आप इनके चेयरमैन देखें जरा, ठीक है, और ये इनकी डिग्रीज हैंगे, मास्टर्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग, PhD एरोस्पेस इंजीनियरिंग, PhD इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग, PhD कॉस्मिक रेज और कैम्ब्रिज। ये नहीं कि एरोस्पेस, आपको नजर आ रहा है वर्ड एरोस्पेस, ये नहीं कि दे आर रेलिवेंट। रेलिवेंट किस चीज से? रेलिवेंट तेरे काम से रेलिवेंट है, जो काम डिग्रीज हैं वो उसी चीज से रेलिवेंट हैं जो वो काम कर रहे हैं स्पेस से, ठीक है। और ये जनाब चले गए हैं चंद्रयान लेकर 3 बंदे, कहां पर? मून पर ले गए, ठीक हो गया। अब आ जाए अपने पाकिस्तान में स्पार्को। स्पार्को पिछले कई सालों से क्या हो रहा है जी? स्पार्को क्या है? स्पार्को है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर, ये लिखा हुआ है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये है स्पार्को की एब्रीवेशन। अब देखेंगे, डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, PhD फिजिक्स, कैम्ब्रिज से 67 तक रहे। अब आगे चलते जाएं, आगे मिलिट्री के कंट्रोल में आ गया 2001 से लेकर 2010, 2001 से मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, BSc, MSc, BSc। अब देख लें आप खुद ही, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद एनालाइज कर लें, ये क्रिटिकल थिंकिंग आप खुद अपने डेवलप कर लें। तो अब देखें यहाँ पर फिर क्या होगा, हम मून पे जा सकते हैं फिर, जब आपका जो चेयरमैन BSc है, ठीक है, BSc चेयरमैन, और इधर एक PhD बंदा और रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो मेरा ख्याल है मैं अब और कुछ नहीं कह सकता, यू कैन एनालाइज दिस। और यही रियलिटी है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते। पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? दीज आर दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों पाकिस्तान स्पेस के अंदर जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्यों पाकिस्तान ये मैथमेटिक्स और ये चीज़ों के अंदर क्यों नहीं हम लोग कुछ कर पा रहे। तो जब ये हाल होगा, आपके चेयरमैन जो हैं वो ये हैं, तो फिर आगे क्या होगा? चलें जी, अब हम इसको एडिटोरियल के अंदर जाते हैं, ओपिनियन के अंदर उसने यही चीज़ें लिखी हैं, तो मैं उनको एक आपको ओवरव्यू उसका जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है कि काफ़ी पिछले कई सालों से, रिसेंट ईयर से कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, कई प्राइवेट भी हैं और उनमें से मोस्टली ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो वर्किंग कर रही हैं किसके ऊपर? कि अवेयरनेस फैलाई जाए मैथमेटिक्स के ऊपर और साइंस के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी साइंस है, एस्ट्रोनॉमी सोसाइटीज होगी, साइंस मेला हो गया, मैथमेटिक्स एंड साइंस कंपटीशंस हो गए, साइंस फेयर्स हो गए, STEM हो गया, यानी कि STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स, इसको STEM प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स लगाने का मकसद ये है कि क्या किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर, कि वो इसके ऊपर काम करें। और साथ साथ टीचर्स को इंगेज किया जाए उनकी ट्रेनिंग के थ्रू और कोचिंग के थ्रू और मॉनिटरिंग के थ्रू, कि वो इनिशिएटिव्स लें। और इसके साथ साथ कहता है एक साइंस म्यूजियम जो है वो भी सेटअप किया है बाय प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, एक साइंस म्यूजियम भी कर दिया गया। अब ये सारे का सारा करने का मकसद क्या है? कि मैथमेटिक्स और साइंस को प्रोग्रेस मिले, वहां से ब्रिलियंट ब्रेन्स निकल कर आए। तो फिर वो कहता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो व्लॉग्स, ब्लॉग्स, ऑडियो वीडियो चैनल्स की जो है आपके सामने आई है, जिस वहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस जो है उनको क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और वहाँ पर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनके, ठीक है ना। वहाँ पर वीडियोस को मिलियन टाइम्स देखा भी जा रहा है। और इसका मतलब वो आगे क्या कहता है कि जो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, टेक कंपनीज हैं, वो भी क्या कर रही हैं, फोकस कर रही है मैथमेटिक्स और साइंस टीचिंग के ऊपर। और लैंग्वेज जो है वो कहता है उससे भी ज्यादा अब इसके ऊपर वर्क हो रहा है।
तो वो कहता है ये जो चेंज आ रहा है इसको एक्सट्रीमली वेलकम किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो यंग माइंड्स है उनको एंगेज किया जा रहा है मैथमेटिक्स और साइंस के साथ। मैथमेटिक्स और साइंस के साथ उनको क्या किया जा रहा है, यंग माइंड्स को एंगेज किया जा रहा है। अच्छा, यहां तक तो हो गया कि यंग माइंड्स को क्या कर रहे हैं आप लोग, एंगेज कर रहे हैं साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। आपको बेस बना के वो बता रहा है कि कितना काम हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर और किस तरह से जो है इसकी अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है, इसके बेनिफिट्स भी बताए जा रहे हैं। फिर कहता है बट दिस इंटरेस्ट विल नीड टू बी नर्चर्ड एंड डेवलप एज वेल। लेकिन कहता है इसको सिर्फ यानी कि यहाँ तक नहीं रोकना और आगे लेकर जाना है। जैसे सोसाइटीज, म्यूजियम्स, फेयर्स, मेलाज, कंटेस्ट कैन इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग फॉर मैथमेटिक्स। ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और आगे वो कहता है इससे क्या हो रहा है कि वहां बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है बच्चों के अंदर, क्या कि वो नई एवेन्यूज जो है ना उनको खोलें। इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा और भी जो दूसरी अपना ब्रांचें है ना दुनिया की एजुकेशन की, इल्म की, उनके ऊपर वो काम करें। तो इससे क्या कह रहा है कि इसके लिए जरूरी है एजुकेशनल और प्रोग्राम डिफरेंट किस्म के, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे यहाँ पर लोग है ना इंजीनियर बन जाओ एफएससी के बाद, डॉक्टर बन जाओ, तो बाकी चीजों के ऊपर वर्क नहीं करते। तो कहता है कि ये इस वो क्या है उससे अब क्या हो रहा है लोगों के अंदर और जो दूसरे जैसे एस्ट्रोनॉमी है, स्पेस साइंस है, इस तरह की और जो फील्ड है उसके ऊपर भी लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर ये चीज पैदा की जा रही है। तो कहता है कि अब क्या है इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग और पढ़ें इन चीजों के बारे में। तो हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, मोर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे जहां पर अच्छी क्वालिटी का जो है ना लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर, ताकि यहाँ पर वहां पर क्या हो सके एक अच्छे जहन गुड क्वालिटी ग्रेजुएट्स जो प्रोग्राम करके निकलें, जो कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी जाकर क्या कर सके मुख्तलिफ कैरियर्स के अंदर अपना इस कैरियर्स को अपना सकें। लेकिन कहता है ये काम करने के लिए ना कि अच्छी क्वालिटी का लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए ये तो करेंगे उनके अंदर इंकरेजमेंट पैदा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल का पढ़ाने के लिए फिर क्या है वहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। क्योंकि एजुकेशन जो है ना साइंस एजुकेशन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है साइंस एजुकेशन है क्वाइट एक्सपेंसिव, कहता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कुछ कहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कर रही हैं इसके ऊपर काम, साइंस प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन जो है बेसिक साइंस एजुकेशन जो है उसकी बैकबोन वो कहता है कि अप्लाइड वर्क ही है, ठीक है ना। यानी कि एप्लीकेशन जो है एक्सपेरिमेंट जो है, और उसके लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। किसकी सपोर्ट चाहिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो है वो एक होगी सपोर्ट, तो फिर ही ये मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स वो हो चुकेंगे। लेकिन कहता है ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पाकिस्तान में एक किस्म की वो मिसिंग है। फिर वो आगे बात करता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की अगर सिर्फ हम बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर उनके पास रिसोर्सेज का इशू नहीं है तो गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है वो बड़ा खराब है सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर। और यहाँ पर वो रेज करेगा कुछ पॉइंट्स, जैसे अपॉइंटमेंट अगर वीसी साहब की अपॉइंटमेंट करनी है उसके ऊपर कोई नहीं है, फैकल्टी की रिक्रूटमेंट करनी है उसके ऊपर इश्यूज हैं। और इसके अलावा जो है कितने पैसे इंसेंटिव्स जो हैं वो देने हैं, किस टीचर को कितना पैसे देने हैं क्या, उनके ऊपर भी इश्यूज हैं। प्रमोशन के जो रूल्स हैं फैकल्टी के उसके ऊपर भी इश्यूज हैं। स्टूडेंट्स अपना फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है उसको मैनेज करने में इश्यूज हैं। इंसेंटिव्स जो टीचर्स को दिए जाते हैं उसके ऊपर भी अभी तक यानी कि वर्किंग हो रही है। तो इस तरह से ये जो गवर्निंग सिस्टम है ना यूनिवर्सिटीज का, ये जो है अभी स्टिल जो है कहने के एक स्टेबल स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचा। कौन सी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, तो कहता है कि जो यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी है ना उनको एक ओ अभी क्या है ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी चाहिए, ताकि वो सोचें और काम करें। तो कहता है ठीक है यही सही है, अकाउंटेबल होना चाहिए उनको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए, जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट है उनके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है उनको आज़ादी दी जानी चाहिए ताकि वो सोचें पढ़ें समझें तो एक्सपेरिमेंट करें और कुछ नया लेकर आए। लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि एक और मसला भी है पाकिस्तान में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का चलो मसला हो गया, लेकिन एक और मसला भी ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो डोमेन है वो मिलिट्री ने अपने अंदर करके रखी हुई है। और उसकी मिसाल देता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। कहता है वहां पर एटॉमिक बैंक के ऊपर ठीक है वर्किंग हो रही है, और ये कुछ जो ब्रेन्स हैं जो अच्छे लोग हैं बच्चे हैं उनको अट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन उन्होंने बेसिकली इसको क्या किया हुआ है, ओवरकम किया हुआ है, उन्होंने इसको बिल्कुल जो है ना एक महदूद किया हुआ है, ठीक है।
तो लेकिन वो कहता है कि ये जो एनर्जी कमीशन है इसको भी क्या किया जाए, कुछ लीडिंग साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है ना हमारे इस वक्त के, वो इसको गवर्न करें, फिर ही जो है क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। जब वो इसको गवर्न करेंगे तो फिर प्रोग्रेस होगी, वरना प्रोग्रेस नहीं होगी। और फिर वो आगे कहता है कि इसी तरीके जो सेल्फ गवर्नेंस मॉडल है ना इसका, साइंस का, साइंटिस्ट का, वो भी क्या है, रन किया जा रहा है बाय व्हाट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। वो भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है कि हर चीज को सिक्योरिटी के लेंस से जो है वो देखा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है जी, लार्ज एनी लार्ज रिसर्च जो है वो कहता है क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कोई भी बड़ी रिसर्च करनी है तो उसके ऊपर फिजिक्स, एडवांस एरियाज ऑफ फिजिक्स या इंजीनियरिंग के ऊपर, वो नहीं पाकिस्तान के अंदर हो रही, क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है उसका अप्रूवल चाहिए और उनका ही कंट्रोल है। इसके अलावा अगली वो बात करता है कि यहाँ पर आपको पता है कि लार्ज स्केल फंडिंग जो है वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, यही सिक्योरिटी वाले ही कर रहे हैं। तो जब तो आपने कोई छोटा मोटा काम करना है तो वहां पर तो आपको थोड़े बहुते जो है वो पैसे चाहिए, तो आप ठीक है अपने फ्यू रिसर्च पेपर्स लिखने हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको जो है ज्यादा अमाउंट चाहिए पैसों की, जो कि कौन कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। तो वो इसीलिए कहता है इन पाकिस्तान के अंदर एक ही वायबल फॉर प्रोजेक्ट जो है ना अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस बाय देम, ठीक है ना, दिस नॉट बोर्ड वेल। कहता है कि ये जब तक ये पैसों का मसला जो है ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट आपके कंट्रोल करेगी ना इनको, किसको, आपके पैसों को जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर खर्च होने हैं, तब तक ये सही नहीं होने वाला चीजें। एंड नेक्स्ट वो डिस्कस करता है आपके नेक्स्ट स्पार्को को। तो स्पार्को के ऊपर भी यही कहता है सिक्योरिटी लेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई यहाँ तक कि अगर कोई साइंटिस्ट एक ड्रोन भी उड़ाना चाहता है ना तो उस लैंड मैपिंग करने के लिए तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है स्पार्को से, और जो है परमिशन जो है आसानी से नहीं मिलती। तो कहता है दिस गवर्नेंस ऑफ स्पार्को मूव फ्रॉम साइंटिस्ट टू मिलिट्री पर्सनल लॉन्ग को, कई अरसा पहले जो है ये साइंटिस्ट से मिलिट्री वालों को की तरफ कर दिया गया था। और फिर वो आगे फाइनली कहता है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आप उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, फ्रीडम ऑफ वर्क नहीं है। तो कहता है कि यही काम अगर तब तक नहीं होता तब तक जो है पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन दिस ओपिनियन। और ये वाला मैंने आपको कंपैरिजन करके बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाई एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। अगला आपका आ जाता है जी ओपिनियन, जो है इंडिया मुस्लिम प्रीकैरिएट। प्रीकैरिएट तो पहले तो आपको मैं ये मतलब बता दूं प्रीकैरिएट का मतलब क्या होता है जी। ये बेसिकली एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जिनकी एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है ना वो इनसिक्योर होती है। एम्प्लॉयमेंट प्लस इनकम वो क्या होती है, इनसिक्योर होती है। ठीक हो गया जी। स्पेशली व्हेन कंसिडर्ड एज ए क्लास, उस वक्त जब उनको एक क्लास के तौर पे देखा जाए तो उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनकी इनकम जो है वो क्या हो जी, इनसिक्योर हो। तो इंडियाज मुस्लिम की बात करेगा कि उनको वहां पर क्या क्या और कैसे कैसे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ रहा है। और ये है जी इसका क्रक्स, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ इसके अंदर से। वो बात करते हैं पहले इंडियन मुस्लिम्स की, कहता है कि गांधी नेहरू डेमोक्रेसी की बात करता है, फिर पोस्ट मंडेला की शेप की आ जाती है और फिर बीजेपी के हाथ में आ जाती है इंडिया की डेमोक्रेसी। आईएएस ऑफिसर्स की बात करता है तो कहता है इंडिया वहां पे मुसलमान कितने हैं, थोड़े से हैं, जितने हैं उनके नंबर्स बता देता है। आईपीएस ऑफिसर की बात करता है वो थोड़े से हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो कितने हैं, उनका बारे में बता देता है कि वो कितने हैं, इंडिया में बिल्कुल थोड़े से हैं। फिर वो कहता है सिर्फ एक ही जगह है जहां पर इनकी आबादी बढ़ी है और वो है जेल। इसके अलावा इन सारी आईएएस आईपीएस जुडिशरी के अंदर इनकी आबादी नहीं बढ़ी। पॉलिटिकली बताता है कहाँ पे स्टैंड है, इकोनॉमिकली इनके पास पैसे कितने हैं एज कम्पेयर टू हिंदूज। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये कितने लोग हैं मुसलमान वहां पर जो है उनके बारे में बता। एजुकेशन का इनका क्या हाल है, कितने ग्रेजुएट्स हैं एज कम्पेयर टू हिंदूज, वो बताएगा आपको। उर्दू लैंग्वेज वहां पर कितने मुसलमान बोलते हैं, किस इलाकों में बोलते हैं, वो आपको बताएगा। फिर वो एक दो सजेशंस दे देता है। इनको कहता है रीलोकेशन कर दिया जाए साउथ के इलाके के अंदर, जो कि ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कहता है अगर पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो फिर भी जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको कुछ सुख मिल सकता है। लेकिन कहता है ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी या हिंदू जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसके तहत जो है ये हो भी नहीं सकता।
कांग्रेस जो पार्टी है उसकी अप्रोच के ऊपर बात करता है कि वो थोड़ी सी कुछ चेंजिंग लाना चाह रही है, जिससे जो है इन मुसलमानों को भी कुछ राइट्स मिल सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता है कि जो मुसलमानों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है इंडिया के अंदर, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों क्या कहती है, खासतौर पर यूएसए और यूके। तो वो कहती है कि वो कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि सीधी सी बात है, वो इंडिया को देखते हैं चाइना लेंस से। चाइना लेंस क्या है कि उनको अपने मफादात नजर आते हैं, वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, तो लिहाजा वो इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते। पाकिस्तान की बात बाद में आ जाता है कि पाकिस्तान में, इंडिया की तो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल है जो वहाँ पर माइनॉरिटीज में है। तो कहता है पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो वो फिर उनके बारे में बताता है कि कोई हाल अच्छा नहीं है। तो कहता है जब इनका हाल अच्छा नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अगले घर जाकर बातें करें, अपने एनमी के मुल्क की बातें करें कि वहां पर मिनोरिटीज के हालात खराब हैं। तो लिहाजा पहले आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क की जो मिनोरिटीज हैं उनको प्रॉपर राइट्स दें, और उसके बाद जाकर कहीं और किसी और को क्रिटिसाइज करें। तो ये इसका ओपिनियन था। और इसके अंदर वो, अगर आपको सुनने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये क्या स्टेटस क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। जेफर लॉर्ड की बात इसने की है, प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफर लॉर्ड। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक चीज मेरे जहन में तब भी आई थी, मेजोरिटेरियन स्टेट। कई साल पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी, मेजोरिटेरियन स्टेट। वहां पर एक पूरे का पूरा चैप्टर था जिसके अंदर उसने आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और जुडिशरी, इसका इसने बड़ा प्यारा कंपैरिजन करके बताया था कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उस वक्त वहां पर इंडिया में मुसलमानों की क्या परसेंटेज थी, और साथ में इन अदारों के अंदर उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन थी, कितनी कितनी उनकी परसेंटेज में वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो 47 के बाद अब 70 साल के प्लस जो हो चुका है, तो 2023 अगर हम कह लेते हैं, तो अब जो है वहां पर जो मुसलमानों की आबादी है उसकी क्या परसेंटेज है। तो आबादी तो बड़ी है, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो उनकी है ना परसेंटेज, वो कम हो गई है। और पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत ही कम कर दी है ना, और बाकी के अंदर भी। और जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, इट वाज शॉकिंग फॉर मी। और अब जो है बाय चांस ये जो सारी बातें लिखी जा रही है ना, ये जो वही क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड साहब जो हैं प्रोफेसर, उन्हीं का ओपिनियन बताया जा रहा है कि वो वहां पर आए, कहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में। उन्होंने आकर कुछ डिस्कशन की, कुछ बातें की, और उन बातों को समराइज करके लिख दिया गया। क्योंकि ये जो हैं क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड जो प्रोफेसर हैं, ये बेसिकली क्या है, एक इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इनकी बुक्स भी हैं। तो लिहाजा जब वो बात करते हैं तो फिर उनको कमांड होती है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो वही चीज़ जो अपनी बुक्स के अंदर वो लिखते थे, वही उन्होंने अपने ओपिनियंस के अंदर लिखी। और ये ओपिनियन फिर उसके बाद हमारे सामने आ चुका है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो दैट टाइम आई जस्ट, मुझे उस वक्त अचानक से याद आया कि ये वाली जो बुक थी इसके अंदर ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। तो अगर आप इनको टाइम लगे, मेजोरिटेरियन स्टेट के नाम से बुक थी, आप लाएं और इसको पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है। चलें जी आगे चलते हैं। आप ओपिनियन के अंदर क्या है वो आपको हल्का सा व्यू दे देता हूँ। अच्छा जी, वो कहते हैं कि प्रोफेसर क्रिस्टोफर जेफरलाट जो हैं, उनकी इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की, कहाँ पर, कि जो वहाँ पर मिनोरिटीज़ है ना उनका अंडर मोदी स्टेट इंडिया क्या हाल हो रहा है, कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और एट द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, वहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें की। वो बात शुरू करते हैं कि 1947 से, जब से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना 1947 से वो इवॉल्व हुई है। पहले गांधी नेहरू फेज था, उसके बाद कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है ना, और उसके बाद मंडेला, यानी कि जो था ना गेंदू नेहरू फेज, वो था कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी। उसके बाद पोस्ट मंडोला आ गया, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। उसके बाद बीजेपी की आ गया एथनिक डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अब वहां पर चल रही है एथनिक, यानी कि जो है ये एथनिसिटी के ऊपर डेमोक्रेसी वहां पर, ठीक है ना। और इसके ऊपर वो बात करते हैं कि वहां पर सवारकर है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू स्टेट, यानी कि अब वहां पर ये नारा लगता है कि ये जो स्टेट है इंडिया, ये हिंदू स्टेट है। और यहाँ पर जिसने हिंदुत्वा की जो आइडियोलॉजी है वहां पर उसको बड़ी प्रीज जाई है। और हिंदुत्वा ये कहती है आइडियोलॉजी
कि अगर पाक भारत में रहना है, इंडिया में रहना है तो हिंदू बन के रहो, नहीं आप वापस आ जाओ हिंदुत्व में, नहीं हिंदू बनना, नहीं कन्वर्ट होना, तो फिर यहाँ से चले जाओ। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो इंडिया के अंदर इस वक्त प्रैक्टिस की जा रही है। क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है या कोई और है, कन्वर्ट हो जाए हिंदुइज्म में, वरना उस मुल्क को छोड़ दे। दैट इज सिंपलेस्ट। और अब यहाँ पर वो बात करता है जो जो वहाँ के जो इंडिया के मुसलमान है ना, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। इन तीनों एरियाज के अंदर वो बहुत पीछे रह चुके हैं। फिर वो कहता है जो स्टैटिस्टिक्स है ना 1978 से लेकर 2016 तक के, वो जब हम देखते हैं ना मुसलमानों के नंबर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, सीएसएस करके, वहां पे आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम देकर आप जो है आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो वहां पर वो बात करता है क्या है कि वाज अराउंड 4 to 5%, सिर्फ 4 to 5% है। ठीक है ना। और अब जो है कहता है इंडियन मुस्लिम्स वर 14.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 14.5% है मुसलमान वहां के, लेकिन वहां पर उनकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कितने हैं, 4 to 5%। और इसी तरह कहता है इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर जो है 2 to 2.5% थे वो। और कहता है फिर वो कहता है इंडियन पुलिस के अंदर 2 to 2.5% है, सिर्फ इतने से हैं। लेकिन कहता है सिर्फ एक ही ऐसा इलाका है, एक ही ऐसा अदारा है जहां पर इनकी आबादी बढ़ी है, और वो है इंडिया के जेल। इंडिया के जेल के अंदर इनकी जो है आबादी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और फिर कहता है कि सिर्फ ओनली 1 or 2 मुस्लिम्स, 30 जस्टिस हैं वहां पर, सिर्फ जो 30 जस्टिस हैं उनके अंदर 1 or 2 मुस्लिम्स हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, उसके 30 जस्टिस के अंदर सिर्फ और 1 or 2 जस्टिस ऐसे हैं जो क्या है, मुसलमान है। और ये कहता है नंबर जो है, इसी तरह इंडियन मिलिट्री की जब वो बात करता है कि वहां पर कहता है कि इंडियन मिलिट्री के अंदर जो है मुसलमान जो है, वो उनकी जो अपना है शमूलियत कह लें या उनकी जो तादाद है वो कम हो गई है, तकरीबन 2/3, रिड्यूस फ्रॉम ए थर्ड एट पार्टीशन 2% टूडे। जब पार्टीशन होती दैट टाइम 3% थे, और अब कितने हो गए हैं, 2% हो गए हैं। नेक्स्ट वो बात करता है किसकी, नेक्स्ट वो बात करता है यहाँ के पॉलिटिकली जो पार्टी रूल कर रही है बीजेपी की। तो बीजेपी के बारे में वो बात करता है कि उसने 2 दफा जो है वहां पर गवर्नमेंट में आई है, लेकिन उनके अंदर एक भी सिंगल मुसलमान भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर जो बीजेपी की तरफ से हो वहां पर। तो ये है वो मुसलमान। नेक्स्ट वो बात करते हैं पैसों की, कि पैसे कितने हैं जी मुसलमानों के पास। तो कहता है इंडिया के जो मुसलमान है ना, वो उनके पास सिर्फ 9.5% है इंडियन वेल्थ का। ठीक है। और हिंदू की जो अपर क्लास है ना, हिंदू वाले जो अपर क्लास है वहां पर, ब्राह्मण हो गए, बानिया हो गए, वो जो है लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुसलमान। यानी कि अगर मुसलमान 100 हैं तो उनकी पॉपुलेशन 50 है। एक बात करता हूँ, हाफ है मुसलमानों की पॉपुलेशन की, कौन, जो उनकी ब्राह्मण क्लास है। लेकिन मुसलमानों के पास 9.5% वेल्थ है इंडिया की, और इनके पास कितनी है, 36% वेल्थ है इंडिया की। तो ये है वेल्थ का जो स्टैटिस्टिक्स है वहां पर। और आगे वो आ जाता है, आगे वो बात करता है जो गवर्नमेंट जॉब्स की, कि लैक ऑफ एक्सेस है गवर्नमेंट जॉब्स की, वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी बहुत कम है, वो नहीं है मुसलमानों के पास। ठीक है ना। और इसकी प्राइम रीजन वो ये बताता है कि पॉवर्टी है इंडिया, मुसलमानों की गुर्बत जो है वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी मुसलमान नहीं है। तो कहता है 64% मुसलमान ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो अपना काम खुद करते हैं, और कैजुअल लेबर है वहां पर, कैजुअली वो क्या करते हैं, लेबर काम करते हैं। जो इंडियन मुस्लिम्स है ना, वो सैलरीट जो है ऑफ इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ठीक है। सैलरीट से मुराद है जो सैलरी लेकर काम करते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो उनका पार्ट वो नहीं है। यहाँ तक कि वहां पर के जो दलित्स है ना एंड बैकवर्ड कास्ट हैं, अनदर बार एंड, तो वो क्या है, सैलरी पर्सन के अंदर है। यानी कि दलित जो उनकी लोएस्ट कास्ट है और बैकवर्ड कास्ट जो दूसरी है वो भी सैलरीड है। यानी कि वो भी क्या करती हैं, उनको भी गवर्नमेंट की जॉब्स दी हुई हैं। और क्यों दी हुई है, ताकि बीजेपी जो चाहती है अपना पॉजिटिव जो इमेज जो है वो बनाना, तो उसने उनको दी हुई है कास्ट बेस जो है, जो एंटी बीजेपी हिंदू से उन साउथ के अंदर उनका मुंह बंद करने के लिए। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ है, उनकी तो आ गई, वो उनको तो सैलरी मिल रही है, लेकिन मुसलमानों की
कोई वहां पर जो है गवर्नमेंट के अंदर कोई यानी कि इतनी तादाद नहीं है कि उनको हम 70% कह सकें। एजुकेशन की बात करता है तो एजुकेशन में भी कहता है कि मुसलमान अपनी जो ग्राउंड्स हैं उनको लूज कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बैकवर्ड होते जा रहे हैं। केरला की बात करता है सिर्फ एक ही, तो केरला के अंदर कहता है जो ग्रेजुएट्स है ना हिंदू अपर वाले वो 22% है, जबकि मुसलमान कितने हैं 4% है। फिर यूपी की बात करता है तो वहां पर कहते हैं जो हिंदूज हैं अपर वाले वो 50% है, ठीक है, और मुसलमान डिक्लाइन कर रहे हैं 14% से 12% पे आ गए हैं। तो एजुकेशन जो कहता है प्रोवाइड की जाती है ना एक्सेस टू द सैलरीट, कहता है एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे क्या हो सकता है कि वो बंदा जो है उसको चांस मिलता है कि वो क्या करे, तरक्की कर सके, अपवर्ड जो है मोबिलिटी उसकी हो सके। जैसे आप लोग हैं, आप कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एजुकेशन है जिसका बैकग्राउंड जितना अच्छा है तो अल्टीमेटली वो कंप्यूटर एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और ये भी एक रीजन है। अभी कल हम ऑफिस के अंदर देख रहे थे कि 2080 का पॉइंट ही है, ठीक है, 2018 में पॉइंट हुआ था एज एन असिस्टेंट कलेक्टर इन कस्टम में, ठीक है ना, असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, 25 ईयर्स उसकी एज थी और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी थी और एमएससी थी। एमएससी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थी और बीएससी आई थिंक सो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थी शायद। तो आप खुद देख लें, अब जब इस तरह ये अब सीएसएस करके जो है वो एफबीआर में बैठे हैं जी एसी के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर। तो इससे भी फर्क काफी पड़ जाता है ना चीजों के ऊपर। अब किसी बच्चे ने अगर पाकिस्तान से किया, इन्होंने कैमरे से किया, तो डिफरेंस तो होगा ना। तो इसी तरह जो जितनी अच्छा आपका बैकग्राउंड होता है तो आपके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं फ्यूचर में प्रोग्रेस करने के। और इसके अलावा वो कहता है कि जो एजुकेशनल कॉस्ट्स हैं वो भी एक वजह है, एक्सपेंसिव है, और मुसलमानों को कुछ स्कॉलरशिप भी नहीं दिए जाते, बिल्कुल थोड़े से स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मुसलमान इंडिया के जो मुसलमान है वो एजुकेशन में भी पीछे रहे हैं। उर्दू लैंग्वेज की बात करता है तो उर्दू लैंग्वेज कहता है वो भी मुसलमान इंडिया के अंदर मर रही है। सिर्फ हाफ ऑफ द मुस्लिम जो यूपी के हैं ना वो ही इसको बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलते, और ये भी होम ऑफ उर्दू है सिर्फ, ठीक है ना। कौन, यूपी वाले जो आधी पॉपुलेशन है वही सिर्फ इसको जो है वो बोलती है। और साउथ के अंदर यानी कि ये बोली जाती है, हैदराबाद के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ममता, यानी कि थोड़े से लोग जो हैं वो बोलते हैं, इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है जी। कमेंट्स में वो फाइनली ये कह देता है कि पाकिस्तान में इन पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ये कहते हैं ना ईच अदर, ये कह देते हैं एक दूसरे को कि जनाब हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें इसको बचाना है। लेकिन जो मोदी इंडिया है, इन मोदी इंडिया, वहां पर तो जो ज्यादातर मुसलमान हैं उनका तो कोई मुल्क ही नहीं है। वो तो किसी को इंडिया को ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारा मुल्क है। तो यही उनका एक ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। एंड जेफर लॉर्ड जो साहब हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। कहते हैं एक ही होप है, वो ये होप ये है कि जो है ना मुसलमान वो रीलोकेशन कर दें, साउथ इंडिया इंडिया में चले जाएं, ये वाले जो इलाके हैं हैदराबाद, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पर सारे मुसलमान चले जाएं। लेकिन कहता है कि ये भी जो है ना इम्प्रैक्टिकल सी चीज है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और दूसरा वो कहता है कि यहाँ पर ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएं, जो कि कहता है सोचना भी नहीं चाहिए कि होंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकुलर जो वहां पर डेमोक्रेट्स थे वो अब हिंदुत्वा की जो शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, लिहाजा अब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन जो है वो बेहतर भी नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो उससे कोई खास तौर पर फर्क नहीं पड़ने वाला। और कांग्रेस पार्टी की बात करता है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो जो है मोदी इंडिया को लेकर उसके ऊपर वो क्या कर रही है, वो इसको रियलाइज कर रही है चीज को, ठीक है ना। जैसे मोदी इंडिया के अंदर जो है इस चीज को रियलाइज किया जा रहा है इस डर को, कि अब्दुल कलाम आजाद ने ये चीज कही थी कि अगर इंडिया जो है वो तकसीम हो जाता है तो वहां पर जो मुसलमान है उनका जो स्टेटस होगा वो शूदर से भी नीचे चला जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है कि वहां पर के जो मुसलमान है उनका स्टेटस शूदर से भी लो है। कहता है पाकिस्तान बिल्कुल लिजिटिमेटली कंसर्न है पाकिस्तान को जो इंडिया के मुसलमान हैं उनकी दर्दों का, तकलीफ का, इसी तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मुसलमानों की तकलीफ का, और एज वेल एज जो कम्युनल और जेनोसाइड आइडियोलॉजी है हिंदुत्वा की और नरेंद्र मोदी की, तो इन सब का जो पाकिस्तान को एक लीगली तौर पर इसके ऊपर पाकिस्तान कंसर्न्स हैं। और लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता है तो कहता है कि वो भी अवेयर हैं कि मोदी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। वेस्ट पर्टिकुलरली कहता है यूएसए और यूके को पता है इस चीज का, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो कंसीडर करता है, इंडिया को वो अलाय दोस्त कंसीडर करते हैं अगेंस्ट चाइना, ठीक है ना। और फाइनली आगे वो बात करता है कि ट्रेजिकली
अब प्रॉब्लम कहता है ये है कि मसला ये है कि पाकिस्तान ट्रेजिकली क्या है, एक फेलिंग स्टेट है पाकिस्तान। इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की कि वो ग्लोबली जो है इन्फ्लुएंस कर सके अपनी वॉइस का, यानी कि ग्लोबली इनकी आवाज बन सके किसकी, जो इंडिया के मुसलमान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद एक फेल स्टेट है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को पहले अपने आप को अप करना पड़ेगा, फिर ही वो क्या कर सकेगा, दूसरे जो इंडिया वाले मुसलमानों के रूल्स की वायलेशन हो रही है उनकी बात कर सकेगा। फिर वो कहता है कि इंडिया के जो है राइट्स को उनको चेक करना, ठीक है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो तो सिर्फ एक बातें हैं, मजा लेने के लिए आप लोग करते हैं। लेकिन पहले जो कहता है कि अपने जो मिनोरिटीज के राइट्स हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू होली कुरान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर में लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक आप पहले चेक करें कि आपकी मिनोरिटी जो इंडिया पाकिस्तान में है, क्या उनको ये राइट्स मिल रहे हैं। कहता है अब जैसे यहाँ की जो मिनोरिटीज है, उनके रिलीजियस मिनोरिटीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियन है, एथनिक मिनोरिटीज हैं, हजारा, बलोच, ब्रोही, चित्राल, पख्तून, चित्रालीस, पख्तून और सिंधीज, और इसी के अलावा कहता है क्या इनको राइट्स मिल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है कि क्या वो रिप्रेजेंट कर रही हैं मैसिव मेजोरिटी को पाकिस्तान के अंदर, तो वो चाहती हैं कि डेमोक्रेसी हो। तो पहले कहते हैं अपने घर में देखें इनको राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अभी आप फिर साथ साथ आप रिपोर्ट्स को कंसल्ट करें जो कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंपाइल की हैं उन रिपोर्ट्स को देखें, ये देखने के लिए कि हमारी रैंकिंग क्या है दुनिया के अमंग द नेशंस ऑन मिनोरिटी राइट्स। तो मिनोरिटी राइट्स की जो है नेशंस हैं उनमें हमारी रैंकिंग क्या है, हमें क्या स्टेटस दिया जा रहा है कि हमने कितने राइट्स की वायलेशन की है या नहीं की, ठीक है ना। उसके अंदर आप इसको चेक करें। और फिर वो 1972 की बात करता है कि जिसमें इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस जो थे, जो रिस्ट उन्होंने कहा था क्या कि कमिटेड आप जो है ना अगेंस्ट जेनोसाइड वर कमिटेड अगेंस्ट हिंदूज, ठीक है ना। इसके ऊपर डिस्कशन उसने की। ईस्ट पाकिस्तान की बात करता है कि 1971 के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, कहता अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अपोलोजाइज नहीं किया क्रिमिनल्स ने, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशंस ने। तो इन सर्कमस्टांस के ऊपर वो कहता है कि जब आपके मुल्क में मिनोरिटी राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो इन सर्कमस्टांस में आप ये दूसरे जो एनमी मुल्क है उनके घर की बातें क्यों कर रहे हैं, उन वहां की बातें क्यों कर रहे हैं। पहले आपका कंसर्न होना चाहिए अपने घर, अपनी कंट्री के जो ह्यूमन राइट्स के जो मिनोरिटीज के राइट्स हैं वो, उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई। तो जी ये था आपका जो है सेकंड ओपिनियन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट, आपको पिक्चर एक दिखाई उसने इंडिया के मुसलमानों की, और उसके बाद उसने पिक्चर दिखाई पाकिस्तान में मिनोरिटीज की, मिनोरिटीज के राइट्स की। अब अगर मैं ये कहूं कि ये पेपर पर्सपेक्टिव में कैसे फिट होगा, तो पहली बात तो यह है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर लें, ह्यूमन राइट्स का टॉपिक ले लें, मिनोरिटीज राइट का टॉपिक ले लें, ठीक है ना। तो इन राइट्स के ऊपर, और इसके अलावा जो यूके, यूएसए, वेस्ट, ठीक है, चाइना, इंडिया कैसे खामोश हो जाते हैं, इनका आपस में लिंक क्या है, तो ये क्यों खामोश रहते हैं, ये वाली बात हो जाती है कि चाइना के पर्सपेक्टिव में। तो ये ह्यूमन राइट्स बेसिकली आपका ह्यूमन राइट्स प्लस माइनॉरिटी राइट्स, ये मेन टॉपिक रहेगा आपका ये। ठीक हो गया जी। वक्त के साथ साथ आपके आइडियाज मैच्योर होते जाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कहाँ पर किसको फिट करना है। थर्ड ओपिनियन आपका है जी फिलोसफी ऑफ इस्लाम। इसमें बेसिकली वो जो रिलीजन इस्लाम है उसकी जो है डिफरेंट एंगल्स के अंदर बात करता है और बताता है कि फिलोसफी क्या है इसकी इस्लाम की, और इसको डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। वो कहता है कि कनाडा और पाकिस्तान ये दो मुल्क हैं जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे रहने का एक्सपीरियंस हुआ है और मैंने कुछ ना दो डिफरेंसेस इन दोनों मुल्कों में देखे हैं। नंबर वन डिफरेंस ये है कि वहाँ पर कनाडा में ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना ये प्रैक्टिस किया जाता है इस्लाम को, ठीक है, और यहाँ पर कम। और सेकंड कहता है कि डिफरेंस ये है कि वहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में लोग लेस टॉलरेंस है, लोगों में सब्र नहीं है। कौन किस अगर एक बंदा दूसरे बंदे से थोड़ा डिफरेंटली जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, तो उस बंदे के अंदर क्या है, सब्र की कमी है। तो ये दो चीजें मैंने देखी हैं जो कनाडा और पाकिस्तान में कंपैरिजन करके। कहता है एक और भी बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? कहता है वो डिफरेंस ये है द कंट्रास्ट बिटवीन, इन चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट के वो वाले दिन जब इस्लाम जो था
वो जो था एक सुपर पावर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उसके बाद अब जो है स्टेट जो मुसलमानों की तबाही की है, ये दोनों कंट्रास्ट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस है कि ये क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से ये पैदा हुआ। फिर कहता है इस्लाम जो है ना, उसको बेसिकली रिलेट किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन अब ये है कि अब आज की जो दुनिया है, इसके अंदर जो टुडे वर्ल्ड है, अगर हम इसको ये कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, तो फिर क्वेश्चन अपने जहन में उठते हैं कि जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका जो है फिर इस्लाम के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन है जो हम करंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो क्या जो अब करंट इश्यूज चल रहे हैं जिनकी वजह से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं मुसलमान, तो क्या उनका फिर सोल्यूशन है इसके अंदर, क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है उनको। तो ये क्वेश्चन जो है ये उठाए जा रहे हैं, ये पजल जो है उठाया जा रहा है। तो फिर वो कहता है कि चलें, कुछ क्वेश्चन तो ये है कि नंबर वन है कि क्या इस्लाम इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वे ऑफ लाइफ हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या जो इस्लाम को जो है अंडरस्टैंड कर चुके हैं हम लोग इतना ज़्यादा कि जो आने वाले जो पिछली जनरेशन थी उनसे वो हमसे ज़्यादा इस्लाम को जो है वो अंडरस्टैंड करती थी, या हम इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो वो कहते हैं अंडरस्टैंड इट, इट्स जस्ट फाइन एंड फॉलोड इनफ फॉर इट। इसको ज्यादा अंडरस्टैंड जो नहीं करते, बस इसको फॉलो हम लोग करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है वो देता है जो बेसिकली उसका जो है ना, अगर मैं इसको क्रक्स के तौर पर लेके जाना चाहूं, तो वो ये कहता है बेसिकली इस अपने ओपिनियन के अंदर वो दो चीजों के ऊपर फोकस करता है, ठीक है ना। और वो क्या है, वो कहता है कि जो इस्लाम है ना, इस्लाम मजहब रिलीजन हमारा, इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो। यानी कि इसकी कोई भी टीचिंग्स आप ले लेंगे ना, तो उनका मकसद क्या है, ह्यूमंस इंसानों की वेलफेयर और सोसाइटी की वेलफेयर, यही इसका मकसद है। तो कहता है इसमें जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, यही दो चीजें आपको नजर आती हैं। तो कहता है कि फिर इस्लाम में ये नजर आता है, तो हम जब ये काम फिर करते हैं, इस्लाम की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम किसी इंसान को फायदा पहुंचा रहे होते हैं और किसी या फिर अपनी सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो जब हम ये दो काम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जब ये काम करते हैं तो हम अल्लाह को, यानी कि अल्लाह पाक को कोई फायदा नहीं दे रहे होते, हम अपने आप को ही फायदा दे रहे होते हैं। एक चीज तो ये होगी। फिर वो चीज को आगे एक्सप्लेन करता है कि इस्लाम में दो चीजें हैं, एक फिलोसफी और दूसरी क्या है जी, फिलोसफी के साथ दूसरी है ऑपरेशनल टूल्स, ठीक है। ऑपरेशनल टूल्स के अंदर फिलोसफी क्या है, फिलोसफी यही है कि जनाब अली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं, पिक्चर क्या है, ये एक बड़ी पिक्चर है कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, ये एक सोचे हैं। ऑपरेशनल टूल्स जो हैं वो जैसे है नमाज, ज़कात, तो ये फिलोसफी के ऊपर खड़े हैं कि अल्लाह ताला कहता है ऐसे नमाज पढ़ो, इतने परसेंट ज़कात दो, 2.5% दे दो, हम दे देते हैं। अब इस फिलोसफी को लेकर ऑपरेशनल टूल की शक्ल में आ गए, जब ऑपरेशनल टूल की शक्ल में आ जाते हैं, तो अब जब ज़कात दी जाती है, तो ज़कात से किसको फायदा होता है, सोसाइटी को। कैसे, सोसाइटी को इस तरह फायदा होता है कि ज़कात प्रमोट करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, ताकि जो गरीब है उनको, अमीरों से लेकर उनको दी जाए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, तो इकोनॉमी जो है वो क्या हो, आपकी सोसाइटी की स्टेबल रहे। ये नहीं है कि एक बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और एक बहुत ज्यादा गरीब हो जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का जो कंसेप्ट है वो ज़कात के अंदर हमको नजर आता है। इसी तरह अगर नमाज की बात कर लें, जब आपको नमाज का दिया तो आप में पंक्चुअलिटी पैदा होती है, पंक्चुअल हो जाते हैं, हेल्थ जो है वो आपकी बेहतर रहती है। फिर आप जो है सोसाइटी में मिलते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के हालातों वाकयात का आपको पता चलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इससे भी आपको ये बेनिफिट हो रहा है। तो इन तरह जो ऑपरेशनल टूल्स हैं उनसे अल्लाह ताला को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, आपको ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें वो है इसके अंदर जो फिलोसफी ऑफ इस्लाम है, वो सादा सा ये कहता है कि इस्लाम की फिलोसफी इंसान और सोसाइटी की वेलफेयर के ऊपर खड़ी है, इन दोनों को वो बेहतर करना चाहती है।
अल्लाह को आपके आपके कामों से किसी इंसान को फायदा होता है, जो जिस तरह अल्लाह ने कहा ना करो उस तरह। और जो ऑपरेशनल टूल्स हैं उनको करने से या तो किसी इंसान को फायदा हो रहा होता है या आपकी सोसाइटी को फायदा हो रहा होता है। और जब आपकी सोसाइटी को फायदा हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको भी फायदा हो रहा है। तो ये वो कहता है इससे अल्लाह को कुछ नहीं मिलता, आप लोगों के फायदे के लिए ही जो है ना बनाई गई हैं सारी चीजें। एंड दैट इज द बेसिक फिलोसफी ऑफ इस्लाम। तो आप इसको भी पढ़िएगा और आपको भी इंशाल्लाह और ज्यादा इसमें से सीखने को मिलेगा। लेकिन जो क्रक्स था वो मैंने बता दिया, क्योंकि लेक्चर की जो आज है ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता जा रहा है। आगे आ जाते का विल पोल्स मैटर, इलेक्शन करवाते हैं क्या, वाकई करवाने चाहिए, इनसे कुछ होता भी है या नहीं होता, तो इसके ऊपर डिस्कशन है। तो वो सीधी सी बात करता है, वो कहता है जनाब इलेक्शंस आप लोगों ने रख दिए हैं 8 फरवरी वाले दिन जनरल इलेक्शंस होने हैं, ठीक है ना, लेकिन इन इलेक्शन से क्या कोई फायदा होने वाला है। और वो कहता है सादा सी बात वो जो करता है वो ये करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है ना वो सीधी सी बात है कि जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है ना वो क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। और जिस तरह उन्होंने कहा पहले पीटीआई वाले थे 2018 में लाडले, तो अब क्या है, अब जो है मीडिया के अंदर भी थोड़ी बहुत लीक्स हो रही हैं कि जो ये वाले इलेक्शंस हैं हो सकता है इनको थोड़ा सा डिले भी करना पड़ जाए। क्यों डिले करना पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टैब्लिशमेंट जो चीज प्रोडक्शन शेप कर रही है, जो चाहती है रिजल्ट्स वो अभी नहीं मिल रहे, तो उनको हो सकता है ये इलेक्शंस को डिले भी कर दें। उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कहता है कि मैं क्या बात करूं नवाज शरीफ की, सबको पता है कि उनको वो लेके आए गए हैं, उनको सपोर्ट दी जा रही है। और इसके साथ साथ कहता है नई बात यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी भी लॉबिंग करने की कोशिश कर रही है कि उसको भी कोई थोड़ा बहुत पावर्स जो है पावर स्पेस के अंदर जो है वो उसको भी हिस्सा मिल जाए, यानी कि उसको भी पावर मिल जाए, तो वो भी पूरी अपनी लॉबिंग कर रही है। तो फिर वो कहता है जब ये सारी चीजें हैं तो सवाल ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ही ने सारा कुछ इधर लपेटना है, मिलजुल के इन सब ने करना है, इलेक्टेबल्स की इन्होंने गवर्नमेंट लड़नी है बनानी है, तो फिर जो है क्वेश्चन ये है कि क्या फिर विल इलेक्शंस रियली डू एनीथिंग टू चेंज द लिव्स ऑफ पाकिस्तानी यंग वर्किंग, कि चलें जी ऐसे ही बना लें आप गवर्नमेंट। तो फिर कहते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उसके बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, पाकिस्तान पीपल पार्टी हमारे सामने होगी, इलेक्टेबल्स की ये कर रहे हैं अपना, इलेक्शंस से पहले ही इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इससे क्या क्वेश्चन ये बढ़ता है कि फिर इन पोल से इन इलेक्शन से जो है जो यहाँ के यंग बच्चे हैं हमारे, उनकी जिंदगी के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ेगा, या वो ऐसे ही रहेंगे। फिर इन क्वेश्चन के वो आगे से इस क्वेश्चन को 4-5 पॉइंट्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो पहला पॉइंट वो ये कहता है कि इकोनॉमी को डिस्कस करता है, इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो कहता है हमारी ये जो पार्टीज आएंगी ना, इनके जो इकोनॉमी के प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम नहीं है इनके पास, ठीक है, इनका ये एक ही प्रोग्राम है, आईएमएफ के पास जाओ और गुल्फ किंगडम्स जो हैं उनके पास जाओ, उधर से पैसे लाओ, या मलक रियाज जैसे जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ उनको कुछ सब्सिडी दो, उनसे पैसा लो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, ठीक है ना, और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगा दो, बेशक उनकी जरूरत भी ना हो लेकिन उनके ऊपर लगा दो। पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ जो है उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, मजदूर जो है वो मरता रहेगा। तो कहता है ये है इन पार्टीज की क्या सोच, इकोनॉमी को लेकर क्या सोच है, क्या होगा, ये पार्टी पावर्स में आएंगी, पैसे कहाँ से लाएंगी, आईएमएफ से, गुल्फ गुल्फ किंगडम से, मलक रियाज जैसे बिजनेसमैनों से पैसे लेंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे कुछ चीजों को, कुछ को बेच देंगे, कुछ एसेट्स को, पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ये पैसे खर्च करेंगे जिनके ऊपर जरूरत भी नहीं है, एजुकेशन के ऊपर ये पैसे नहीं लगाएंगे, हेल्थ के ऊपर ये पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो मजदूरों की जिंदगी ऐसे ही मजदूर मरते रहेंगे। तो यहाँ से देख लें कि इन पोल्स के बाद जो है ये आते भी हैं तो जवानों को क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। आगे वो दूसरी बात करता है इकोलॉजिकल क्राइसिस, 2022 के फ्लड्स की बात करता है कि हर जगह पर पानी है, 18 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान का जो है थर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है क्या पानी के अंदर है, 1/3 पाकिस्तान में पानी फिरा हुआ है। तो पहले भी कुछ नहीं हुआ और इन्होंने भी कुछ नहीं किया, COP28 एक ड्रामा थी, वहां से अगर कोई पैसे आते भी हैं तो इन लोगों ने उन पैसों को इधर उधर ही लगाना है, यानी कि कुछ नहीं होने वाला।
इट विल वर्क इन द सेम फैशन। थर्ड वो बात करता है पाकिस्तान की रीजनली और ग्लोबली बात करता है कि जगह क्या है पाकिस्तान। तो कहता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है ना उसको बड़ा एक अंदर बाहर सिक्योरिटी सिक्योरिटी का ही इन्होंने मसला हमेशा बनाया होता है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट है। हालांकि कई दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और स्टैब्लिशमेंट के अंदर से ये बातें आई हैं कि हमें इंडिया के साथ क्या कर लेनी चाहिए, पीस करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं अभी जो अफगानिस्तान में 2021 की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है 2021 की, उसके बाद भी हमारे सामने ये चीज़ आ चुकी है कि किस तरह से जो है वो फ्यूचर में भी तबाही आने वाली है। और अभी रिपैट्रिएशन का जो प्रोग्राम किया है उससे भी क्या है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होंगे। एंड देन वो मूव फॉरवर्ड और पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड की बात करता है कि एक ये भी बड़ा धोखा लोगों को दिया हुआ है कि पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का नाम लेकर सारा कुछ करते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने जब गजा के अंदर जंग हुई है, इसराइल ने कितनी तबाही मचाई है, हम भी खामोश, मुस्लिम वर्ल्ड भी खामोश, ठीक है। और यही हकीकत है। और कहता है हैरान नहीं होना अगर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर ले। क्यों कर लेगी? क्योंकि यूएसए और गुल्फ किंगडम इसको कहेंगे तो इनको करने पड़ेंगे। तो ये बात है। दूसरा वो कहता है कि पेरीफेरी जो है ना वहां पर आग लगी हुई है। पेरीफेरी बेसिकली कहते हैं कि ये सेंटर है, इसके इर्द गिर्द के इलाकों को, ये सेंटर और ये इर्द गिर्द के इलाकों में, तो कहता है वहां पर आग लगी है। कच्चा की एग्जांपल देता है, कहता है कच्चा के अंदर आपने देख लिया है कि ब्रूटैलिटीज हो रही हैं। इस तरह मंसूर पश्तीन जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। बलूचिस्तान की बात करता है और फिर उसके बाद कहता है कि जो पख्तून जवान हैं उनके लिए भी कोई तब्दीली नहीं आई है, ठीक है ना। नो चेंज टूवर्ड्स पख्तून यूथ, उनके लिए भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पीसफुली जो ये टोटलिटेरियन लोग थे इनको यानी कि ये वो बताते था ना, पश्तून मंजूर पश्तून ये कहता था कि ये जो यहाँ पर हमारे इलाकों में ये मिलिट्री वाले ही ऑपरेशन करवाते हैं, वरना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये डॉलर्स लेने के लिए सारा कुछ करते हैं, इस तरह की बातें करता था। तो वो कहता है कि उसने रजिस्ट किया तो उसको उसको भी पकड़ लिया। इसी तरह कहता है कि जो सिंधी हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग हैं, कश्मीरी हैं और इसी तरह सराइकी हैं, बेल्ट वाले लोग हैं, इनकी भी आपस में नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमने जो इन सबको इस्लाम के नाम पर जो बांध कर रखा हुआ ना पाकिस्तान में, ये ज्यादा देर तक मुश्किल ही है कि ये अब ठहरें। फिर राइट विंग आइडियोलॉजी की बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो राइट विंग वाले हैं ये भी दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं बेसिकली। राइट विंग वाले टीएलबी वाले आगे जमात उलमा इस्लाम वाले हो गए, टीटीपी वाले हो गए, तो इनकी बात करता है कि ये क्या हो रहे हैं मेन स्ट्रीम के अंदर, इनको ग्रोथ मिल रही है जनाब, ठीक है ना। और फिर वो आगे जाकर कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है ना इलेक्शन करवाने की, अगर उनको ये मिल कर भी लेते हैं, अगर वो कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह इलेक्शन है उस तरह इलेक्शन करवा देना, तो फिर ही पॉसिबल है कि ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइसेस है ना उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो क्या कर सके, अपना मैसेज जो है लोग वोटिंग के जरिए अपना मैसेज दुनिया को पहुंचा सकें। एंड फाइनली वो यही कहता है कि अगर इलेक्शन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं तो फिर हमारे सामने क्या आएगी, एक ऐसे लोग आएंगे जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइसेस हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन वो कहता है उससे क्या होगा कि ये जो पैसों की जो मनी है ना एक्सपोज हो जाएगी कॉरपोरेट मीडिया की, और ये जो इलेक्टेबल्स वाली फाइट है ना, तो अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन बंदे जीत चुके होते हैं ये इलेक्टेबल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो ये एक जस्ट एक प्रैक्टिस ही रह जाती है, ठीक है ना। तो कहता सच ये है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं डेमोक्रेसी के लिए इन मिलिटराइज पाकिस्तान, उनको क्या किया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, मिलिट्री उनको कंट्रोल कर रही है और इसी तरह इलेक्शंस में रिगिंग करवाई जाती है। और यंग पीपल जो है वो इस चीज़ को अब वक्त के साथ साथ ज़्यादा अच्छे से समझना शुरू हो गए हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और इसका हल एक ही हल है प्रोग्रेस का, और वो ये क्या है कि उन लोगों को जो है इकट्ठा किया जाए जो कि ऐसी सियासत जो रिगिंग करके रिग्ड गेम है, यानी कि धांधली करके जो इलेक्शन करवाते हैं वो लोग वो ना हो, यानी कि ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए ईमानदार हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो पोल इलेक्शन है उनके ऊपर वो बिलीव करते हो। तो जी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपने कितनी चीज़ें सीखी, क्या क्या सीखा, एंड नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे जी।
एंड एंजॉय करें जी, पढ़ें जी, मेहनत करें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। अल्लाह हाफिज़।